सो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। तो सबसे पहली बात, जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयर रिलेशन टू इट्स जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, जैसे ये यहाँ पे कुछ जगह पे लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है, कुछ जगह पे सैंड या जैसी ऐसी एकदम जो अलग टाइप की काली मिट्टी होती है, या फिर जैसे रेत जैसी मिट्टी होती है। तो हर हर जगह पे अलग अलग ये क्यों पाए जाते हैं, और उनका अपने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से, जो पृथ्वी का जो गर्भ है उससे, गर्भ में पाए जाने वाले अलग अलग लेयर से उससे क्या संबंध है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका पहले पढ़ने से पहले हम ये तो जान लेते हैं कि यार ये अर्थ बना कैसे। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी बताई जाती है, बट उसमें जो है नेबुला थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ लैप्लास है वो सबसे एनसीईआरटी में ज़्यादा दी हुई है और इम्पोर्टेंट भी है। तो उसके हिसाब से क्या है, नेबुला जो होता है क्या है, वो गैसियस क्लाउड है। गैसियस क्लाउड, तो गैसियस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलियम। तो वो जो होता है गैसियस क्लाउड, समझो ऐसा एक क्लाउड है पूरा राउंड राउंड, समझो ऐसे शेप नहीं होता एक्चुअली उसका, बट राउंड समझो। तो गैसियस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन और हेलियम का होता है। तो वो जो है वो रेडिएशंस होते हैं, उसमें उसमें जो पावर होती है, या फिर उसमें जो हीट पावर एनर्जी जो भी बोल दो आप, वो होती है, उसके वजह से वो बर्स्ट होता है, रेडिएशंस निकलते हैं। तो बर्स्ट होने के बाद वो बिखर जाता है। बिखर जाने के बाद वो एक एक्सिस में या फिर एक पैटर्न में घूमने लगता है, या और जैसे वो बिखर जाता है तो वो कूल भी होता है। कूल होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। तो उसके वजह से 9 डिफरेंट प्लैनेट तैयार होते हैं, और सेपरेशन ऑफ आउटर रिंग्स के, मतलब आउटर रिंग्स में डिवाइड होता है, और 9 डिफरेंट प्लैनेट तैयार हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी में जो नेबुलर थ्योरी है उसके मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी में इसका क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से क्या है, जो हेवियर एलिमेंट है वो कोर के नज़दीक है, और जो लाइटर एलिमेंट है वो सरफेस, मतलब बाहरी परत बन जाते हैं। और लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, उसके हिसाब से जो थ्योरी बता रहा है उसके हिसाब से जो अर्थ का जो इंटीरियर का स्ट्रक्चर होगा वो लेयर्ड होगा। ओके, बाद में अभी देखो जियोमॉर्फोलॉजी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसने ना ये स्टडी करते हुए कुछ लाइक प्रूफ्स भी दिए, प्रूफ्स देते हैं ना, सबमिट करते हैं, वो भी दिए कि डेंसिटी स्टडी की। डेंसिटी स्टडी के हिसाब से मतलब जैसे अर्थ की जो सरफेस की डेंसिटी है वो कम है, और अर्थ की इंटरनल डेंसिटी है भूगर्भ की वो ज़्यादा है। और टेम्परेचर स्टडी, टेम्परेचर में भी देखा जाए तो जो कोर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, और जो सरफेस का टेम्परेचर है वो लो है। और स्ट्रक्चरल स्टडीज, उसमें डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। स्ट्रक्चरल मतलब क्या है कि यार डायरेक्ट हम मिट्टी को खोद के देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है उसमें, क्या कैसे कैसे पत्थर, कैसे कैसी मिट्टी मिलती है। तो उसने देखा, बट उसका एक लिमिट था कि 100 किलोमीटर तक ही वो देख पाए, उसके नीचे तो जा नहीं पाया उस टाइम पे। और इनडायरेक्ट स्टडीज एविडेंस में उसने देखा कि यार मून या फिर अदर प्लैनेट से कुछ मिल रहा है। मून या फिर अदर प्लैनेट से जो मिट्टी या फिर मटेरियल्स लेके अपने प्लैनेट के मटेरियल से जो कंपेयर किया, तो उसके एलिमेंट का कंपैरिजन करने के बाद क्या वो एलिमेंट सेम आ रहे, तो वो भी देखा गया। तो वो भी था, तो वो भी कुछ हद तक सेम थे। ओके, तो ये था नेबुलर थ्योरी। बाद में एडवर्ड स्विस थ्योरी, ये ओल्ड एनसीईआरटी में आता है, और ये बहुत सिंपल थ्योरी है, वो तो इतना आउटडेटेड मॉडल है और रिजेक्टेड मॉडल है, सही नहीं है वो। उसके हिसाब से क्या है कि अर्थ का, अब जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, बस 3 लेयर से बनी हुई है। फर्स्ट लेयर है कोर लेयर, उसमें निकेल और आयन है। और जो मिडल लेयर है मेंटल और ओशनिक क्रस्ट, उसमें सीमा यानी सिलिकॉन मैग्नीस। और जो आउटर लेयर है उसमें सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। बट ये थ्योरी गलत है, और ये इसका कहीं पे जिक्र भी मत करना, ये नहीं है, आउटडेटेड है। अभी देखो तो ये हम अभी देखो, ये तो था पुरानी बातें। अभी थोड़े मॉडर्न एज में सेस्मिक वेव्स का यूज़ करके, सेस्मिक वेव्स मतलब ऐसे वेव्स होते हैं जिससे अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक होता है, जैसे
अर्थक्वेक होने के बाद कैसे पृथ्वी हिलती है, तो वो जो क्यों हिलती है, क्योंकि वो वेव्स जो होते हैं वो इंटीरियर स्ट्रक्चर को हिलाते हैं। तो वो जो वेव्स होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स है, तो उसको है ना प्रोपोगेट होने के लिए, पास होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो एक्चुअली जो वेव्स होते हैं वो 4 प्रकार के जो होते हैं, PSLR, बट यहाँ पे हम लोग बस 2 ही प्रकार के देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, PNS। और उनका जो बिहेवियर होता है वो मीडियम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे P वे जो है वो तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसका जो स्पीड होगा ना वो सॉलिड में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। और जो S वेव है वो सिर्फ 2 ही मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड और गैसियस मीडियम। ओके तो देखो अभी S वेव प्रोपोगेशन, उसका आप ओल्ड एनसीईआरटी निकाल लोगे तो उसमें आप देख लोगे कि ये आपको होमवर्क रहेगा कि प्री और एस वेव प्रोपोगेशन थ्रू अर्थ, गूगल सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, देख लेना। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से आउटपुट या फिर सार की बात यह है कि अपना जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो लिक्विड है। ओके बाकी पूरा बाकी जो आउटर सरफेस, आउटर जो कोटिंग है, आउटर जो लेयर्स है वो सॉलिड है, बट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लिक्विड। ओके तो एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन, बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर मोल्टन रॉक्स आर डेंस एंड आउटर कोर लिक्विड। तो ये अंदर की बात है, जो बीच में का जो एक मतलब समझो अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर का ये बात है, यहाँ पे क्या क्या है तो वो बताया गया है कि एथेनोस्फीयर में क्या है, बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर क्या है, मेटल रॉक्स आर डेंस, आउटर जो लेयर है कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। तो ये सब ओवरऑल बातें हैं। तो कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का कंपोजिशन कैसा है, तो देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज ए होल, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है आयरन Fe, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर, निकेल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। बाद में अर्थ क्रश में क्या है, ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट है। ये अर्थ क्रश की बात है, मतलब अंदर की बात, और ये अर्थ एज ए होल की बात है। तो देखो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अभी रॉक्स इन द क्रस्ट, क्रश के अंदर रॉक्स क्या है, तो देखो ये जो अर्थ क्रश मतलब जो अपनी भूमि है उसके अंदर का है, तो उसमें 3 प्रकार के, इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नेशियस जो है वो मैग्मा से बने हुए, तो फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। जो अंदर का जो लावा रस है उससे बना हुआ है। और जैसे ये पूरा जो होता है वो पूरा एकदम हाई टेम्परेचर वाला और एकदम उबलता हुआ होता है, तो उसमें कोई लेयर्स नहीं होते, और सॉलिड होने के बाद वो क्रिस्टलाइन होता है, और उसमें कुछ फॉसिल्स, यानी जो जैसे फॉसिल्स को क्या, फॉसिल्स जो होते हैं ना वो समझो एक पेड़ है, पेड़ जब पुराने जो पेड़ थे, पुराने जो एनिमल्स थे, वो जब दफन हो गए तो उनका जो हड्डी या फिर उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर थे वो जब दब के हाई प्रेशर में वो फॉसिल बन जाते हैं। तो वैसे फॉसिल्स इसमें पाए नहीं जाते इस रॉक्स में। ओके अब जाएंगे हम रॉक टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, द फॉर्म ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल। अभी तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये इसका फंडा क्या है कि देखो जैसे कोई भी रॉक हो, कोई भी जैसे इग्नेशियस हो, हाँ, तो उस रॉक का अगर वो किसी कारण से, हवा से, पानी से अगर वो इरोजन हो गया, घिसाव हो गया, उसके वजह से क्या होता है वो कॉम्प्रेस होता है, उसका जो छन्नी हो जाता है वो, तो इरोजन ऑफ रॉक्स, तो उसके वजह से क्या होता है डिपोजिशन ऑफ ग्रेन्यूल्स और कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन। ओके मतलब जो एक रॉक होगा उसको ये पानी, हवा या फिर
हाइड्रोजन प्रेशर या कोई भी गैसियस प्रेशर की वजह से वो उसका बिखर जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके वजह से ये बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऑलवेज स्ट्रेटिफाइड मतलब डिवीजन इनटू डिफरेंट लेयर और ग्रुप्स, अलग अलग लेयर्स, उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं और उसमें फॉसिल्स रह सकते हैं। बाद में मेटामॉर्फस रॉक्स, ये जो है ना ये बहुत इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से बन सकता है और ये हीट और प्रेशर दोनों की वजह से बनता है। ओके सॉरी और ये बहुत हीट और प्रेशर दोनों की वजह से बनता है और इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होते, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। अभी एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फस रॉक, ग्रेनाइट जो है जेनेसिस, लाइमस्टोन मार्बल, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, क्ले एंड मडस्टोन स्लेट। ओके सो ये एग्जांपल्स है कि कैसे कौन से रॉक्स मेटामॉर्फाइज होके क्या बन जाते हैं। जैसे मार्बल जो होता है वो लाइमस्टोन से बनता है। ओके लाइमस्टोन मार्बल, ये मतलब मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बनता है। ओके तो अभी देखो जियोग्राफिकल टाइम ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड था उसका ये बात होती है, ये एनसीईआरटी में भी आता है। इसमें मुझे एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, वो मैं बता देता हूँ कि देखो ये प्रोटेरोजोइक, ये जो प्रोटेरोजोइक जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं, या प्री कैम्ब्रियन एरा जो है, तो उसमें जो है कुछ लाइफ फॉर्म नहीं था। उसके बाद में आर्चियन में फर्स्ट लाइफ फॉर्म था। उसके बाद में पैनेजोइक, पैलेओजोइक जो था, इसमें कार्बोनिफेरस या फिर कोल, ये जो है ना 545 मिलियन टू 245 मिलियन ईयर्स का स्पैन, उसमें कोल का जनरेशन हो गया। कोल कार्बोनिफेरस जो होता है वो कोल जनरेट हो गया। तो इस एरा जो देखो जो सबसे ये कोल जनरेट कैसे होता है, जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, तो जो वुड होता है या फिर जो मांस होता है या फिर जो शरीर होता है उस पर प्रेशर आने की वजह से कोल तैयार होता है। ओके तो इंडिया का जो कोल होता है वो लेटेस्ट स्टेज में बना हुआ है, मतलब अभी अभी बना हुआ है। और जो रशिया यूके उस टाइम का जो कोल है वो ये पैलेजोइक एरा में बना हुआ है, पैलेजोइक एरा में, इसलिए उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है कोल की, और वो सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है। ओके उसके बाद में अभी ये भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में है कि जैसे पहले जो था वो अर्थ जो थी ना वो एक सिंगल ये था, सिंगल लैंड मास और एक ओशन, वन ओशन और वन लैंड मास था। ओके तो बाद में जैसे 200 मिलियन ईयर्स को क्या हो गया, पैनगेया जो होता है वो ब्रेक होके ल्यूरासिया एंड गोंडवाना, तो अपना जो इंडिया है ना वो गोंडवाना में था। ओके उसका मूवमेंट वहाँ से हुआ है। तो इस बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ये जो उसका ओवरऑल लाइफ जो है ना, जैसे रोडिनिया इन प्री कैम्ब्रियन एरा, एक ही ये था, प्री कैम्ब्रियन एरिया में एक ही कॉन्टिनेंट था रोडिनिया। फिर रोडिनिया के बाद ब्रेकअप हो गया, पैलेओजोइक, बाद में मेसोजोइक मर्जर पैलेओजोइक, बाद में ये पहले पैंगिया का ल्यूरासिया और गोंडवाना। ओके बाद में वो 165 मिलियन ईयर्स में ब्रेकअप हुआ गोंडवाना का, मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एक बार गूगल कर लो। बट ये जो है ओवरऑल उसकी टाइमलाइन है, याद रखने के लिए सिंपल होगा इससे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे। ओके चलो बाय।